हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हम आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे और कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स के बारे में हमने देखा था। तो मैंने आपको करंट सिमेट्री मैंने बताया था और वोल्टेज सिमेट्री मैंने बताया और उसकी हेल्प से मैंने आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताए थे। आगे भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक हेक्सागन वाला मैं केस लेता हूँ, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कभी आपसे इस तरह से पूछा जाए कि मान लीजिए ये एक हेक्सागन है और हेक्सागन में मान लीजिए मैं आपसे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट जानना चाहता हूँ और हमारा ईच रजिस्टर मतलब ईच ब्रांच में एक रजिस्टर लगा है जो आर के बराबर है। जैसे यहाँ पे हर जगह एक रजिस्टर लगा हुआ है जो आर के बराबर है। ईच ब्रांच में एक रजिस्टर लगा है जो आर के बराबर है और हमसे पूछा है कि बताइए ये दो पॉइंट हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। मैंने आपको करंट सिमेट्री मैंने बताया था, मैंने आपको वोल्टेज सिमेट्री बताया था। तो इस सर्किट में आप देखेंगे तो इस सर्किट में आपके पास कौन सा सिमेट्री है, इस सर्किट में है आपके पास करंट सिमेट्री, इसमें वोल्टेज सिमेट्री नहीं है। तो इसमें करंट सिमेट्री तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से काटेंगे और यहाँ से जब इसको इस तरह से प्लेन कंसीडर करेंगे और इस प्लेन में आपको जब सर्किट या मिरर इमेज देखेगा, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा आप ही सॉल्व करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि सर देखो जितना करंट इसमें होना चाहिए उतना ही करंट इसमें होना चाहिए, जितना इसमें होना चाहिए उतना इसमें होना चाहिए, जितना इसमें होना चाहिए उतना इसमें होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि सर देखो जो ये कनेक्शंस है ना, इन कनेक्शंस को यहाँ पे फिर से बना दीजिए। कैसे, ये वाले कनेक्शन इसके साथ, ये कनेक्शन इसके साथ और ये कनेक्शन इसके साथ। अगर हम इस तरह से ये कनेक्शन को ड्रॉ करेंगे अब इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी वाले डायग्राम में मैं आपसे आर इक्विवेलेंट पूछता, लेकिन मान लीजिए आर इक्विवेलेंट में आपसे मैं वही हेक्सागन बना रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेटेड डायग्राम बनाया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। अगेन दिस इज ऑल्सो ए हेक्सागन और ये हमारी ईच ब्रांच है और ईच ब्रांच में वही रेजिस्टेंस आर जो पहले लगाया गया था वो अभी भी लगाया जाएगा। ईच ब्रांच है रेजिस्टेंस आर और अब हमें जो आर इक्विवेलेंट लिखना है, अब हमें जो आर इक्विवेलेंट लिखना है वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट लिखना है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट लिखना है। तो हमें एक करंट सिमेट्री वाली चीज देखनी होगी, तो हम इस तरह से एक प्लेन कंसीडर करेंगे और जिस प्लेन में सर्किट क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो जब मैं इसको इस तरह से कट करूंगा तो ये जो मेरे दोनों रजिस्टर हैं, ये दोनों रजिस्टर मेरे इसी प्लेन में आ जाएंगे और आप जानते हैं कि जो रजिस्टर करंट सिमेट्री के प्लेन में आते हैं हम उन रजिस्टर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना पड़े तो ये वाले रजिस्टर मेरे करंट सिमेट्री के प्लेन में आ गए, तो इनको आप रिमूव कर दीजिए। और क्या मतलब होगा, यहाँ का करंट इधर जाना चाहिए, यहाँ का करंट इधर जाना चाहिए, यहाँ का करंट इधर जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा जब हम इस सर्किट में सिमेट्री को देखकर और दोबारा से जब इसका ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग कैसे आएगा, देखने का ध्यान से। सिमेट्री का यही फायदा है। तो सिमेट्री क्या करिए, इसका मिरर इमेज ये है, मतलब जितना करंट इसमें आएगा उतना करंट इसमें जाएगा। इसका मतलब एक ब्रांच आप ऐसे बना दें, एक ब्रांच आप ऐसे बना दें और जो ये वाली ब्रांच थी ऊपर वाली ब्रांच, उस ब्रांच को आप रिमूव कर दें। जो ऊपर वाली आपकी ब्रांच थी उस ब्रांच को आप क्या करिए बेटा, रिमूव कर दीजिए। ठीक, और इन दो पॉइंट के बीच में अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है, दोनों पैरेलल में सीरीज पैरेलल आप इसका आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये सिमेट्री वाले सवाल आप कर लेंगे। इसके बाद में आपको कुछ मैं पीडीएफ आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगा जहां पे ये मैंने सॉल्व किए होंगे, हेक्सागन वाले, क्यूब वाले भी, स्टैंडर्ड डायग्राम है क्यूब वाला, बुक में भी एनसीईआरटी में भी क्यूब वाला गिवन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब आपको मैं एक डिफरेंट सिमेट्री की तरफ लेके चलता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो देखिए बहुत तरह के सर्किट होते हैं बेटा, बहुत तरह के सर्किट्स होते हैं, बहुत तरह की सिमेट्री होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमेट्री से हमारा काम नहीं पड़ता या फिर बहुत ज़्यादा सिमेट्री हमसे पूछ ही नहीं जाती। तो जितना काम भर का हमसे पूछा जाता है उतना मैं आपको सिखाता हूँ।
जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास एक, मान लीजिए एक सर्किट है, एक सर्किट है मान लीजिए, इस सर्किट में ऐसे कुछ रेजिस्टर्स हैं, ये रेजिस्टेंस R मान लीजिए, इस रेजिस्टेंस को R मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको अनदर रेजिस्टेंस 2R ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इसको 2R ले लीजिए, और इस वाले रेजिस्टेंस को भी मान लेते हैं R ही ले लेते हैं, और इन दो पॉइंट के बीच में हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। आपको जैसे ये आपकी पहली नज़र जाएगी, पहली नज़र इसमें व्हीटस्टोन डायग्राम ढूंढना चाहेगी, लेकिन आप फिर पाएंगे कि नहीं, इसमें व्हीटस्टोन नहीं है। तो अगर इसमें व्हीटस्टोन नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अगर इस सर्किट को आप देखिए, अगर आप इस सर्किट को 180 डिग्री से रोटेट कर लें तो आपको फिर से वही डायग्राम मिल जाएगा जो ये डायग्राम अभी बना हुआ है, मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे करते हैं। आप ये सोचो कि यहां से करंट आ रहा है x प्लस वाई, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं तरीका सीखें। आप अज्यूम कर लें कि यहां से करंट कितना आ रहा है x प्लस वाई, तो अगर यहां से करंट x प्लस वाई आ रहा है और इन दो पॉइंट के बीच का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है, तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा? इसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, और मैंने क्या बोला था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उससे सर्किट का करंट, पावर वगैरह चेंज नहीं होती, बस सर्किट छोटा हो जाता है। तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। इन दो पॉइंट के बीच में क्या करूंगा बेटा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, और मैं यहां से इसके हिसाब से भी लिखूंगा और उसके हिसाब से भी लिखूंगा। जब मैं इसके हिसाब से इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, वो कितना आएगा? वो आएगा x प्लस वाई इंटू आर इक्वलेंट। और इसके हिसाब से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूं पूरा। और यहां से जो लिखा गया पोटेंशियल डिफरेंस और वहां से जो लिखा गया पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कौन? दैट आर इक्वलेंट। अब सुनना मेरी बात। अब बात यह है बेटा कि मान लेते हैं इधर से जो आपका करंट आया x प्लस वाई, मैंने माना उसमें से x करंट इधर चला गया, y इधर चला गया। तो अगर इधर से करंट x गया है और इधर करंट y गया है, तो इधर से करंट कितना जाएगा? जितना इसमें जाएगा x, और इसमें कितना गया? y, तो इधर से करंट कितना आएगा? y। तो उधर से x करंट गया, उधर y गया, तो इधर कितना करंट गया आपका? x माइनस वाई। x में से y उधर चला गया, तो इधर के कितना आया? x माइनस वाई। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा जो लूप है, इस लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप केवीएल, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो भी बोले, तो इस पूरे लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। ऐसा करते हैं तो मैं यहां से टोटल पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चालू करता हूं। जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा पोटेंशियल घटेगा, दैट इज माइनस आर एक्स, प्लस जब मैं यहां से आऊंगा फिर से मेरा पोटेंशियल घटेगा, दैट इज माइनस ऑफ आर इंटू एक्स माइनस वाई। और जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो ये आएगा मेरा प्लस 2r इंटू वाई एंड दैट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा x प्लस एक्स माइनस वाई दैट इक्वल टू 2y। तो यहां से आया है 2x इक्वल टू 3y। तो यहां से मान लेते हैं x या y में मैं एक यहां से रिलेशन लिख सकता हूं। अब मेरी बात सुनना, मैं यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट्स से a, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b, इस पॉइंट का नाम है a, इस पॉइंट का नाम है b, क्योंकि जो मेरा नेटवर्क है ये पॉइंट a और b के बीच में लगा हुआ है, और पॉइंट a और b के बीच में आर इक्विवेलेंट इतना आया, तो मैं कह रहा हूं va माइनस vv, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाई मैंने a को क्यों बोला? क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है, इसका वैल्यू आएगा x प्लस वाई इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर मैं यहां से लिखूं पोटेंशियल, तो देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA। मैं इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो कितना आया? ये आया VA माइनस RX। और जब मैं इधर जाऊंगा इस वाली डायरेक्शन में, फिर से मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस 2R इंटू वाई, तब जाके मैं पॉइंट B पर पहुंचूंगा। और मैं जानता हूं कि VA माइनस BB ऊपर से किसके बराबर है? यहां से मैंने VA माइनस BB कैलकुलेट किया, और इन दोनों VA माइनस VB को मैं कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के, ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैपेसिटर में भी होते हैं। तो कैपेसिटर में भी सेम कहानी, आप Q चार्ज मानेंगे, लेट्स से x प्लस वाई चार्ज मानिएगा, फिर C इक्विवेलेंट मानिएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा। तो आप कैपेसिटर्स में भी ये सवाल होते हैं और इस करंट में भी ये सवाल होते हैं, और दोनों को सेम लॉजिक से किया जाता है। तो VA माइनस VB यहां से कितना आया? x प्लस वाई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है? यहां से देखिए ये आया RX प्लस
2yr। अब यहां पे आप ऐसा करिए, x को या y को किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। मान लीजिए x की जगह मैं लिख देता हूं 3y/2, तो यह आया 3y/2 प्लस y इंटू आर इक्वलेंट, दैट इक्वल टू r कॉमन ले लीजिए। x की जगह हमें लिखना है कितना, 3y/2 प्लस 2y। इसको सॉल्व किया जाए, यह आया आपके पास 5/2 ऑफ y इंटू आर इक्वलेंट। इधर सॉल्व किया जाए तो यह आएगा आपको कितना, 2 इंटू 4 7/2 y इंटू आर। वाई से y चला गया तो आर इक्वलेंट का जो वैल्यू आया वो आया 7r/5। ठीक, तो जो ये रोटेशनल सिमेट्री वाले सर्किट होंगे, इन सर्किट्स को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, तो जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस वाला सर्किट सॉल्व करना सीखा, उसी तरह से कैपेसिटर वाले सर्किट भी सॉल्व किए जाते हैं। तो आप चाहें तो मैं कैपेसिटर वाला एक सर्किट आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं। ठीक है, तो देखिए, और देखो मैं तो क्या बोलूंगा, जो ये भी मैंने सर्किट सॉल्व किया था ना, ये रजिस्टर वाला, इसमें आप इसको मानना R1, इसको मानना R1, इसको मानना R2, इसको मानना R2 और बीच वाले को मानना R3, और फिर आप एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेना। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करके एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेना, और उस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि मान लो पेपर में आ गया, मान लो, तो इतना अगर सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके रख लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए, अब देखिए कैपेसिटर वाला सर्किट में सॉल्व करके दिखा देता हूं। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि C2C, जो मन करे वो वैल्यू ले लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके मन के ऊपर है। तो मैं तो बोलूंगा कैपेसिटर में भी क्या करिएगा, ऐसे C1 लीजिएगा, C2 लीजिएगा और C3 लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर आप ही ले लो ना, तो मैं लूंगा तो कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं लूंगा। आपको तरीका सिखाया है, उस तरह से आप सॉल्व करें। ये सर्किट है, तो मान लेते हैं ये कैपेसिटर है C, ये कैपेसिटर C, मान लेते हैं दिस कैपेसिटर इज 2C एंड दिस कैपेसिटर इज 2C, और इस कैपेसिटर को C, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सेम लॉजिक जो अभी हमने फॉलो किया, दिस सर्किट हैव ए रोटेशनल सिमेट्री, देन वी विल कंसीडर दैट यहां से कुछ चार्ज आया x प्लस वाई। यहां से कितने चार्ज आया बेटा, x प्लस वाई। तो अगर इस वाली ब्रांच में x चार्ज गया, इस वाली ब्रांच में y चार्ज गया, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा प्लस x, इस पे आएगा माइनस x, इस वाली प्लेट पे आएगा प्लस y, इस पे आएगा माइनस y। तो अगर इस वाली लाइन में y चार्ज गया तो इधर भी y चार्ज आएगा, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, प्लस y, इस पे आएगा माइनस y, इस पे कितना आएगा प्लस x, इस पे कितना आएगा माइनस x। तो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे कितना आया, तो इधर से x चार्ज आया था, y इधर चला गया, तो इस वाली प्लेट पे आएगा प्लस x माइनस y, और नीचे वाली पे माइनस ऑफ x माइनस y। अब अगेन वही कहानी, क्या एक लूप में आप क्या करिए, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। तो मैं इस लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0 लिखता हूं। तो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, एक्स वाई सी, घटेगा तो नेगेटिव लूंगा मैं, बढ़ेगा तो पॉजिटिव लूंगा। जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा फिर से पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन सी। और जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वाई अपॉन 2c, एंड दैट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते दिया है माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 दैट इक्वल टू 0। तो माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहां से रिलेशन आया कि 4x इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 1। एक बार चेक कर ले आप इस इक्वेशन को, एक्स वाई सी, ये x माइनस वाई अपॉन सी, इधर आएगा y अपॉन 2c, वेरी गुड। ये x माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, वेरी गुड। माइनस 2x 3y, ओके, ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम। अब अगेन सेम कहानी, कौन सी जो मैंने वहां पे करी थी, कि अगर इस पॉइंट का नाम मैं va मान लूं और इस पॉइंट का नाम मैं अगर vv मान लूं,
और इस पूरे नेटवर्क की जगह मैं अगर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दूं, यहां पे दिस पॉइंट इज VA, और यहां पे एक मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दूं एंड दिस पॉइंट इज BB, और यहां से कितना चार्ज आया x प्लस वाई, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना आएगा प्लस x प्लस वाई, इस वाली प्लेट में माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा घटेगा A से B की तरफ। तो VA में पोटेंशियल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने को, x प्लस वाई अपॉन C इक्वलेंट, क्योंकि चार्ज की वैल्यू है x प्लस वाई, तो ये बराबर आएगा पॉइंट B का पोटेंशियल, तो VA माइनस VB का जो वैल्यू आया वो आया x प्लस वाई अपॉन C इक्वलेंट। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या करिए, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगेन आप उसी तरह से जैसे मैं यहां से यहां तक लिखा था। अब कोई ये बोले कि सर मैं ऐसे लिखना चाहूंगा तो लिख सकते हो, कोई मर्जी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमेशा वो रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़े। तो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल घटेगा, फिर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा फिर पोटेंशियल घटेगा। यहां पे कितना घटेगा x/c, वहां पे कितना घटेगा y/2c। तो VA माइनस x अपॉन सी माइनस y अपॉन 2c दैट इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x अपॉन सी प्लस y अपॉन 2c, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जरा सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन सी इक्वलेंट, ये बराबर आएगा x प्लस x अपॉन सी प्लस वाई अपॉन 2c। अब यहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस करिए, y को रिप्लेस करिए, जो आपकी मर्जी है। मान लो मैं x को रिप्लेस कर देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आए 3/4 ऑफ y। तो यहां पे जब मैं 3/4 ऑफ y पुट करूंगा, चलिए मैं पुट कर देता हूं, 3/4 ऑफ y प्लस y अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू, यहां पे मैं x की जगह क्या पुट करना है मुझे 3/4 ऑफ y, तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ y अपॉन सी प्लस वाई अपॉन 2c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y कट जाएगा और आपके सी इक्वलेंट का वैल्यू आ जाएगा। मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे आप इसको लिख ले जिसने नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो ऊपर कितना आएगा आपका 7/4 y इक्वलेंट अपॉन सी, सॉरी y अपॉन सी इक्वलेंट। तो 7/4 y अपॉन सी इक्वलेंट बराबर आया उधर से 3/4 प्लस 1/2, और y/c को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 में ऐसा करते हैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाएगा 2/4। तो ये आया 5/4 इंटू वाई अपॉन सी। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए, y से y चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो सी इक्वलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7c/5। दिस इज योर सी इक्वलेंट। ठीक, तो देखो HCB में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे, जो ये मैंने तरीका सिखाया, तो इसकी हेल्प से आप HCB के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है भाई, देखिए अब आगे चलते हैं। आगे कहानी ऐसी है कि मान लीजिए आपके एक रजिस्टर है, यहां पर एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, और यह नेटवर्क इंफिनिटी तक जाता है। ये नेटवर्क कहां तक जाता है बेटा, इंफिनिटी तक जाता है ये नेटवर्क। इस तरह से नेटवर्क कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। और ईच रजिस्टर का वैल्यू आर के बराबर है, ईच रजिस्टर का जो वैल्यू है वो आर के बराबर है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कैपेसिटर में भी कराया था, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे।
और हमारा पर्पज है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, हमारा पर्पज है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्वलेंट ढूंढना, क्योंकि ये रजिस्टर का नेटवर्क है तो यहां पर हम क्या ढूंढेंगे, आर नेटवर्क, और ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो अगर ये इनफाइनाइट नेटवर्क है तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, इसके बीच में सर्किट का कुछ आर इक्वलेंट आएगा, उसको हम लेट से आर इक्वलेंट ही उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसा नेटवर्क इन दो पॉइंट के बीच में है, वैसा ही आइडेंटिकल नेटवर्क इन दो पॉइंट के बीच में भी है। तो अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच में इधर वाले पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट देखूं तो वो उतना ही आएगा जितना इन दो पॉइंट के बीच में इधर वाले नेटवर्क का है। ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू टेंडिंग टू वैल्यू होती है। मतलब जिस तरह से हम इन्फिनिटी की तरफ जब अप्रोच करेंगे तो हम इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो लेकिन यूज टर्म ऐसे ही किया जाता है कि वो सी इक्विवेलेंट क्या होगा या आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं इसके बीच में आर इक्विवेलेंट है, तो देखिए नेटवर्क को मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो इन दो पॉइंट के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, आर इक्विवेलेंट। तो देखिएगा दिस और इधर वाली जगह पे इन दो पॉइंट के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, दैट इज आर इक्विवेलेंट। और इन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट लिखना है और वो आर इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये आएगा आर इक्विवेलेंट इनटू आर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। ये इनका पैरेलल आ गया और आर उसमें सीरीज में ऐड कर दिया जाए, दैट बराबर आएगा किसके, आपके आर इक्विवेलेंट के। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका आर इक्विवेलेंट इनटू आर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर, दैट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट माइनस आर। इसको उधर ले जाइए तो ये आया आपका आर इक्विवेलेंट इनटू आर, दैट इक्वल टू ये आया इधर आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, एलसीएम लेके ये क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉरी इसको इस लेफ्ट एल्टम को आरएचएस में ले आइए। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। देखिएगा, तो इस टर्म को मैं अगर इधर लेके आऊं तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, ये सर्किट बनेगा हमारा, सॉरी इक्वेशन जो बनेगा वो होगा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए क्वाड्रेटिक का सीधा आचार्य वाला फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस बी कौन है आपका, माइनस आर, तो आर इक्विवेलेंट माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस आर का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर। 4ac ये आएगा 4r स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आर स्क्वायर है और ये है 1 और वो माइनस का आर स्क्वायर है, इसलिए प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। तो ये आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया आपका वो आया 1 प्लस माइनस ऑफ रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आर। अब रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 1 माइनस रूट 5 नहीं होगा, इसलिए सिंपली क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ऑफ आर। ठीक है, तो लिख लो इसको। इस तरह से हम ये जो सर्किट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें एक नेटवर्क और बना के देता हूं, आप उसे सॉल्व करिएगा। देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक, एक नेटवर्क मैं और बना रहा हूं, आप उसको देखना ध्यान से। इस तरह से नेटवर्क पूरा चलता जाएगा। तो ये R है, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये 4R है, ये 4R है, और इस तरह से नेटवर्क चलता जाएगा। ये 8R है, ये 8R है, और इस तरह से नेटवर्क इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और आपसे सेम क्वेश्चन है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। अब उसका तरीका क्या है, तो देखो सुन लो। इन दो पॉइंट के बीच में अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर है, या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मान लेते हैं लेट्स से आर डैश इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। तो अगर आप इन दो पॉइंट के बीच में देखें तो इन दो पॉइंट के बीच में जो सर्किट है, इसमें जो ईच रजिस्टर है इसके कंपेयर में डबल हो चुका है। इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा आपका 2r डैश,
अगर उनके बीच में आर डैश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r डैश। और अब आप इसको फर्दर वही इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक बनेगा और सॉल्व कर सकते हैं, करिएगा। ठीक, अब देखिए और भी बहुत सारे सिमेट्री के केसेज हो सकते हैं, आप ढूंढ के कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग करिएगा, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए आरसी सर्किट। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आरसी सर्किट पे वापस आता हूं, मतलब कैपेसिटर अब हमारा इन्वॉल्व होगा। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट का क्या मतलब हुआ, एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। मतलब कौन, रजिस्टर, रजिस्टर एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कैपेसिटर एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और बैटरी होंगी। ठीक, अब इस आरसी सर्किट में हमें क्या करना है, इस आरसी सर्किट के, अब ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एडवांस में आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन नहीं है आरसी सर्किट का। अब ध्यान से सुनो, आरसी सर्किट में जो हमारा कैपेसिटर होता है, और हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तब हमने बोला था कि स्विच क्लोज कर दिया, फिर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, वही सारी बातें फिर से डिस्कस होनी है। तो मान लेते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं। मान लेते हैं ये एक हमारा सर्किट है, दिस इज ए सर्किट, और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा है, मान लेते हैं दैट इज कैपिटल आर, और मान लेते हैं एक आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी लेके पहले मैं डिस्कस करता हूं। ठीक, अब मैं एक पहले जनरल केस डिस्कस करता हूं, ईएमएफ ई। अब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, कैपेसिटर इनिशियली कैसा है, अनचार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 0, और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज है, 0, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अब आप जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इस सर्किट में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जब इस सर्किट में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा तो चार्ज फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर का ये मतलब नहीं है कि 100-200 साल बीत जाएंगे, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, हाफ एन आवर, इस टाइप से। वेरी लॉन्ग टाइम लेटर ये जो हमारा कैपेसिटर है ये अप्रोक्सीमेटली फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 99.99999% ये चार्ज हो जाएगा, 100% चार्ज नहीं होगा, लेकिन 99.99999% ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ठीक है, उतना क्या काम है, उतना भी बहुत है। तो जब इस सर्किट को हम क्लोज करेंगे, बैटरी चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगी, चार्ज फ्लो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, बहुत इस शब्द पे बहुत ध्यान दें, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर। वेरी लॉन्ग टाइम लेटर का मतलब है जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर नो करंट विल फ्लो या नो चार्ज विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो इन द ब्रांच ऑफ sorry in the branch of कैपेसिटर। मतलब वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट तभी फ्लो होता है जब क्लोज लूप बनता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि कैपेसिटर इज बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहां से पूरा कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ब्रेक हो गया है, या फिर रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो उसके अक्रॉस कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो उस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी चीज का क्या मतलब, इन अदर वर्ड्स, इसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, इन अदर वर्ड्स, उसी चीज को लिख रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा। इन अदर वर्ड्स
capacitor behave like infinite resistance. Capacitor behave like infinite resistance. मतलब जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन में जो ये कैपेसिटर है ये कैसे बिहेव करेगा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा. या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट. किसी भी तरह से बोल सकते हैं जैसे आपका मन करे. मुद्दा यह है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. तो ओपन सर्किट है तो भी करंट नहीं फ्लो होता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो भी करंट नहीं फ्लो होता. तो कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट. ठीक. और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, जब कैपेसिटर हमारा इनिशियली अनचार्ज होता है और जैसे ही कैपेसिटर को हम स्विच को क्लोज करते हैं, तो जो हमारा कैपेसिटर है वो एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है. क्यों बिहेव करता है? क्योंकि यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. तो दूसरा पॉइंट, at t equal to 0 when capacitor is uncharged, capacitor behave like zero resistance wire. Capacitor behave like zero resistance wire. जो कैपेसिटर है वो बिहेव करता है, और कैसे बिहेव करता है? वो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करता है. ठीक, लिख लो इसको. जीरो रेजिस्टेंस वायर क्यों मैंने बोला? क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है Q बाई सी. अगर Q जीरो है तो Q बाई सी भी जीरो होगा. तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो. लिख लीजिए. ठीक. अब देखिए, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है. अब जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. जैसे मान लीजिए बेटा कि ये एक हमारा कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टर है, और एक ये हमारा रेजिस्टर है, और ये एक बैटरी है, और ये स्विच है. ये R है, ये C है, और कैपेसिटर अनचार्ज है. कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज. तो जब कैपेसिटर आपका अनचार्ज है तो आपको यह बताना है, और बैटरी का ईएमएफ E, और बैटरी आइडियल बैटरी है. आपको यह बताना है कि जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे बेटा, इस स्विच को क्लोज करेंगे, तो आपको यह बताना है ये बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा. और दूसरा क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा. तो क्वेश्चन है मेरा, करंट थ्रू बैटरी, जो हमारी बैटरी है इसके थ्रू हम करंट कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 0. मतलब स्विच क्लोज किया गया है t इक्वल टू 0 पे. ठीक. और दूसरा है आपका करंट थ्रू बैटरी एट t इक्वल टू इंफिनिटी वेरी लॉन्ग टाइम लेटर. अब आप इसे सॉल्व करो. तो ये जो मैंने लिखे ना दो स्टेटमेंट, ये यहां पे इन्हीं का यूज है. तो ये t इक्वल टू इंफिनिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला t इक्वल टू 0 की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा वायर, जो हमारा कैपेसिटर है वो एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करता है. मतलब इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. तो मुझे बताओ, अगर इन दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहां से करंट तो जीरो आएगा.
क्यों आएगा जीरो? क्योंकि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इस रजिस्टर में तो कोई करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। ये t इक्वल टू जीरो का डायग्राम बनाया मैंने, ये t इक्वल जीरो पे, और मैंने मान लिया करंट आई है। अब आप इस पूरे लूप में किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई कर दीजिए। किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करके पता करेंगे कि I का जो वैल्यू आएगा t इक्वल टू जीरो पे वो आएगा E/R। अब मान लेते कैपेसिटर चार्ज होता गया एंड वेरी लॉन्ग टाइम लेटर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। तो वेरी लॉन्ग टाइम लेटर करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता तो उधर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये कौन हो गया? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या फिर ओपन सर्किट, जो भी आप बोलना चाहें, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो अगर आप इंफिनिटी पे अगर आप किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो बेटा, इसके रास्ते में कितने रेजिस्टेंस आएंगे? R और R, तो कितने रेजिस्टेंस आए? 2R। तो करंट का जो वैल्यू आएगा t इक्वल टू इंफिनिटी पर वो कितना आएगा? वो आएगा E/2R। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए इस कैपेसिटर पे t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना चार्ज होगा, तो अगला मैं एक पॉइंट यहां खुद ही लिख देता हूं, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू इंफिनिटी। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर मैं इस कैपेसिटर के चार्ज की बात करूं तो मुझे बताइए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो आपको करंट मालूम I, ये I जी तो नहीं है अब इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे I की वैल्यू कितनी? E/2R। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है तो कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, या E/2। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस E/2। तो कितना हो जाएगा? CE/2। लिख लो, लिखो बच्चों, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा ऐसे क्वेश्चंस में आपको और भी करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं आपको चार्जिंग पे लेके आता हूं, चार्जिंग ऑफ ए सर्किट, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो पहले हम पढ़ना है चार्जिंग। पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा? चार्जिंग। तो मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊंगा, सबसे सिंपल सर्किट बनाऊंगा, और इस सबसे सिंपल सर्किट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको याद भी करने होते हैं। ये बैटरी है, EMF E है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, 0 and 0, and switch is closed at t equal to 0, current start flowing through the circuit. Current start flowing through the circuit, that current let's say I. और इस I की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी? इस I की वैल्यू शुरुआत में, इसको कैपिटल R लिख लेते हैं, I का वैल्यू शुरुआत में होगा E/R, और जैसे जैसे सर्किट, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, एंड व्हेन लॉन्ग टाइम लेटर दिस बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइदर ओपन सर्किट, देन देयर इज नो क्लोज लूप। तो इस सर्किट में फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी करंट इन द सर्किट विल बी 0। अब इसे करना है हमें सॉल्व, इंटीग्रेशन की पड़ेगी जरूरत। अब आपको बताते हैं। तो देखो, आपने मान लिया कि किसी समय t पर इसमें करंट की वैल्यू आई है, और हमने मान लिया कि उस समय t पर इस कैपेसिटर पे चार्ज है +Q और इस वाली प्लेट पे चार्ज है -Q, और करंट मान लिया I। तो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, मैं लगा रहा हूं लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ेगा मेरा, यहां से यहां तक जा रहा हूं घटेगा, यहां से यहां तक जा रहा हूं घटेगा, क्योंकि रजिस्टर में करंट के अलॉन्ग पोटेंशियल घटता है, एंड टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अलॉन्ग ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। तो ये आया मेरा इक्वेशन। तो ये आया E माइनस QIC दैट इक्वल टू I इंटू R। अब I के बारे में सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां से जो चार्ज आ रहा है, इस वाले वायर से जो चार्ज आ रहा है, उस चार्ज के कारण ही इस कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज बढ़ रहा है। फिर से सुनना, इस वायर से जो करंट आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है, उसी के कारण इस प्लेट का चार्ज बढ़ रहा है। तो प्लेट के चार्ज के बढ़ने का रेट क्या होगा? करंट। मतलब I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dQ/dt। तो यहां पे लिखा जाए E माइनस QC, I की जगह हम लिख सकते हैं dQ/dt इंटू R। ठीक।
आर का डिवाइड लगा दीजिए, या आर को बोले उधर रहने दीजिए, डी टी को उधर ले जाइए, डी क्यू को उधर ले जाइए, तो यह है डी टी अपॉन आर दैट इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई माइनस क्यू बाई सी। ये अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, तो एट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर q दैट इज 0 एट टाइम t लेट से चार्ज कितना हो गया q। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेशन आ जाएगा t अपॉन r, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए वो आएगा ln में। कितना आएगा, ये आएगा ln ऑफ e माइनस क्यू बाई सी और माइनस 1 अपॉन सी का डिवाइड लगेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करना आपको आता है, वो एक एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चलो बता देता हूं। ऐसे देखो यहां पे लिख देता हूं, dx अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड लगता है, तो क्या होता है ln ऑफ ax प्लस b, और इसमें डिवाइड लगता है जो x का कोफिशिएंट होता है, और ऐसे लिमिट पुट की जाती है। तो यहां पे मेरा वेरिएबल कौन है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, वो है q, और q का मल्टीपल कौन है, माइनस 1 अपॉन सी, इसलिए मैंने माइनस 1 अपॉन सी का क्या लगा दिया, डिवाइड। अब सॉल्व करते हैं, माइनस 1 अपॉन सी को उधर ले जाइए तो यह आया माइनस टी अपॉन आर सी दैट इक्वल टू ln ऑफ e माइनस ऑफ क्यू बाई सी, और लिमिट पुट होना है 0 से लेके q तक। इसको सॉल्व किया जाए तो यह आया माइनस टी अपॉन आर सी दैट इक्वल टू ln ऑफ e माइनस क्यू बाई सी अपॉन ई। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और अगर मैं इसको इधर उधर ले जाके थोड़ा मैनिपुलेशंस करके लिखूं तो क्यू आएगा आपका सी ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब देखिए फिजिक्स में ऐसा ट्रेडिशन है, कल्चर है, आप जो भी बोलना चाहें। पहली बात तो मुझे बताओ आर इंटू सी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन होगा। कैसे होगा टाइम का डायमेंशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा किसी नंबर का कैलकुलेट किया जाता है, टी ऊपर टाइम है तो उसको भी नीचे टाइम होना पड़ेगा, और टाइम से टाइम कटेगा तो एक नंबर बचेगा, इसलिए आर इंटू सी का यूनिट होगा टाइम। तो आर इंटू सी को हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट, और उसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है टाउ। आर इंटू सी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, और इसका सिंबल क्या इस्तेमाल किया जाता है, टाउ। तो इसका नाम हो गया क्या बेटा, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ऐसा नाम है, ऐसा कल्चर है कि आर इंटू सी का नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, क्योंकि भाई आर इंटू सी का ठीक है, आर एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट आएगा, तो कुछ वजह से नाम दिया जाता है, तो ठीक है। क्या वो वजह है, मैं यहां पे आपको बताता हूं क्या वो वजह है, लेकिन नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यों दिया गया, मतलब ऐसी क्या जरूरत आपको फील हो गई, या फिर इससे हमें क्या पता चलेगा इस सर्किट के बारे में, वो एक अनदर पॉइंट है, तो वो मैं बताता हूं। अब देखिए आपने खूब देखे हैं कि मैथ्स में जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, इनके बारे में आपने खूब पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जैसे जब मैं e की पावर x की बात करूं तो पहले बहुत धीमे धीमे बढ़ता है और फिर बाद में बहुत फास्ट बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इस चार्ज की वैल्यू देखें, t, पहली बात तो r इंटू सी ओके लिख दिया। अब मैं बात करता हूं t इक्वल टू 0 पे q की जो वैल्यू थी वो थी 0, लेकिन जब t की वैल्यू टाउ के बराबर हुई, और जो टाइम कांस्टेंट होता है ना ये बहुत बड़ा नहीं होता, आप याद करो ना, आपका जो कैपेसिटर जो काम ये रहा, कैपेसिटेंस होता है लगभग माइक्रो नैनो फैराड, और ये मान लो किलो ओम, तो ये मान लो 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻³ है, तो भी ये मिली सेकेंड का ऑर्डर होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। आर इंटू सी किसके ऑर्डर का होता है, मिली सेकेंड के ऑर्डर का। तो टाउ की जब t इक्वल टू टाउ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो जब हम t को टाउ पुट करेंगे, मतलब आरसी के बराबर पुट करेंगे, तो आएगा e की पावर -1, तो ये आया आपका e की पावर -1, तो ये आएगा आपका CE इंटू 1 माइनस e की पावर -1। अब देखिए e की पावर -1, इसकी लगभग जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 1 अपॉन ई को हम अप्रोक्सीमेटली 37 लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो वैल्यू है ना 1 अपॉन ई को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 37 लिखें, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, इसको लिखते हैं हम 0.63 ऑफ CE।
तो अच्छा, और इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज होगा? तो अगर इसमें t को हम इन्फिनिटी पुट करें इस इक्वेशन में, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा? Ce। मतलब जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज किसके बराबर होगा? Ce के बराबर होगा। और पहले टाइम कांस्टेंट में ही, मतलब इसके चार्जिंग को मैंने सिर्फ कितना टाइम दिया? 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर। उतने से टाइम में ही इस पे जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? मैक्सिमम का 63%। ठीक, तो टाइम कांस्टेंट जो होता है एक ऐसा टाइम इंटरवल है जिसमें हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम का 63% चार्ज हो जाता है। ठीक, इसमें आगे की वैल्यू भी जो होती है, थोड़ा 2 टाउ 3 टाउ के लिए याद करना हो तो कर लेना, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए कि 1/E37 होता है, और जब t इक्वल टू टाउ होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा? 63%। ठीक है, लिख लीजिए। ये तो हुआ इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। अच्छा चलिए अच्छा आपको मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूं, तो इसको लिख लो। आपको मैं Q का ग्राफ बना के दिखा देता हूं। वैसे आप समझदार हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने बहुत देखे हैं, फिर भी मैं बना देता हूं। Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो Q का ग्राफ बनाना है हमें टाइम के साथ, और जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ तो देखो बच्चों, तो अगर हम Q का ग्राफ बनाएंगे तो आप जानते हैं ग्राफ इस तरह से आएगा, और ये असिम्प्टोटिकली रीच करेगा कौन सी वैल्यू को बेटा? Ce को। ठीक है, तो देखिए बाकी इस वाले ग्राफ को मैं फिर से बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और बाकी और भी इस चार्जिंग के बारे में हमें देखना है, तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़िए, समझिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।